इस वीडियो में हम लोग जो वर्ल्ड वॉर टू जो है उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें मेनली यूनाइटेड नेशंस बच गया है हमारा, तो उसको कवर करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, बंगाल फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन क्या था? पहली बात तो फेमाइन का मतलब क्या होता है? फेमाइन मतलब होता है अकाल। अकाल या फिर भुखमरी भी हम लोग बोल सकते हैं। अकाल में मतलब जिस समय खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग फेमाइन बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू का हम लोग टाइम पीरियड जानते हैं क्या था? 1939 से लेकर 1945। तो इस टाइम में क्या हुआ था? 1943 में बंगाल में क्या हुआ? फेमाइन आया। फेमाइन आया मतलब अकाल पड़ा। अकाल पड़ा मतलब खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो खाने की कमी क्यों हुई थी बंगाल में? अब इस खाने की कमी के कारण बंगाल में 30 से ज़्यादा लाख लोग, मोर देन 30 लैक्स पीपल जो इसमें भूख से और बीमारी से मारे गए थे, स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से। और बहुत सारे इनको डिजीजेस हो गए थे जिसके कारण मारे गए थे। अब इस बंगाल फेमाइन के पीछे एक बहुत बड़े पर्सन, मतलब एक पर्सन का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे? इसका फोटो हम इसमें अटैच करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये उस समय ब्रिटेन ब्रिटेन जो था, यूके जो था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। और इनका उतना ही बड़ा हाथ था। जैसे आप लोग जानते हो कि ज्यूस को हिटलर ने मोर देन 60 लाख ज्यूस को क्या कर दिया था? गैस चैम्बर में भर के मार दिया था। तो वैसा ही कुछ जो कांड जो है इसने भी किया था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था? इन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके लिए क्या किया? बंगाल में खाने की कमी नहीं थी, खाने का जो उनके पास में पर्याप्त साधन थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ? अकाल भी आ गया था, यानी कि ड्रॉट्स वगैरह, सूखा भी पड़ गया था। तो जो बचे हुए अनाज थे उनको क्या किया गया? आर्मी के लिए भेज दिया गया। और बंगाल के जो लोग थे उनके पास खाने के लिए अनाज की कमी होने लग गई। तो वहाँ के जो फूड रेंज थे और जिनके पास में क्या था, जो पैसा था, पैसे वाले जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? जितने भी जो अनाज थे, उनको जब पता चला कि भूखमरी आ सकती है या खाने की कमी हो रही है, तो उन लोगों ने क्या किया? पैसे थे उनके पास, तो उन लोगों ने जितने भी सामान है, खाने पीने के सामान, उसको लेकर कलेक्ट करने लग गए। तो इससे क्या हुआ? जो वहाँ के जो फूड फूड थे उसके प्राइस बढ़ने लग गए। इसके प्राइस बढ़ने लग गए तो वहाँ की जो गरीब जनता है उसके पास तो पैसे थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उनके पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। कमी इस कदर हुई कि लोग जो है वो अपने घर बार छोड़कर दूसरे जगह पर जाने लग गए। बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? लोग जो है भूख से मरने लग गए थे। इतनी ज़्यादा हालत खराब थी कि वहाँ पर डिजीज आ गई थी, महामारी सिचुएशन जैसी आ गई थी। जैसे कोरोना ने बहुत सारे लोगों का जान लिया था, वैसे ही क्या थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे। तो जो गंदे पड़े रहते थे, जो डस्टबिन में पड़े रहते थे, बच्चे उसको उठा उठा कर खाने लग गए। ऐसे गंदे और जो फूड है, ये खाने से क्या जो है डिजीजेस होने लग गए। बहुत सारे लोग जो है डायरिया से मर गए, तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। बहुत सारे लोग भूख से मर गए। लोगों लोगों के हड्डी दिखने लगे थे। मतलब इतने सारे लोग, 30 लाख पीपल। और इस एक पर्सन की जो ऑर्डर थी, इनको जब बताया गया, विंस्टन चर्चिल के बारे में आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। इनको जब बताया गया, इनके जो एडवाइजर थे, कि क्या है, इन्होंने क्या किया है, अगर हम लोग पूरा खाना आर्मी के पास भेज देंगे तो बंगाल के लोग जो है वो फेमाइन से, भूखमरी से मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर ये मरते हैं तो मर जाने दीजिए, इनको कोई जीने का कोई अधिकार नहीं। ये जानवर की तरह रहते हैं और जानवर की तरह ही क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं, और उनको जानवर की तरह ही मर जाना चाहिए। ये उन्होंने उस टाइम कहा था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने। जबकि ब्रिटेन उस समय रूल कर रहा था इंडिया में, और उसकी मोरल वैल्यू बनती थी कि इंडिया के लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये क्या था? बंगाल फेमाइन था। कब आया था? 1943 में आया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मोर देन 30 लाख पीपल इसमें डिजीजेस और स्टारवेशन, भूखमरी के कारण मर गए थे। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है यूनाइटेड नेशन, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ या यूएन बोल देते हैं। तो ये वही चीज़ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को यूएनओ या फिर शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन यूएन बोल देते हैं।
अब क्या हुआ, जैसे आप लोगों को याद होगा लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 में बताए थे। लीग ऑफ नेशन क्या था, 1920 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। आप लोगों को याद कीजिए, बताए थे 1918 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था। फिर 1920 में चलकर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस का मेन एम क्या था कि इस पूरे वर्ल्ड में शांति बनाया जा सके, पीस को इस्टेब्लिश करना। जो लड़ाइयाँ चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उसको रोकना और देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, ये क्या था, लीग ऑफ नेशंस का मेन एम था। लेकिन ये फेल हो गया। तो 1939 में क्या हुआ ना, 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि 1939 में फिर से वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग फेल मान सकते हैं। लीग ऑफ नेशन जिसके लिए बनाया गया था, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन फिर इसके वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, उसकी स्थापना की गई। और इसका मेन एम क्या था कि पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करना। जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, वैसा नेक्स्ट आने वाले समय में कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कोई वॉर ना हो, ऐसा कोई युद्ध ना हो जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए। लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं थे, है ना। बहुत सारे लोग आर्मी में जाके, और नॉर्मल जो सिविलियंस थे, बहुत सारे लोग आम आदमी भी इसमें मारे गए थे। बच्चे अनाथ हो गए थे, उनका एजुकेशन, ये सब चीज़ खराब हो गया था, एजुकेशन सिस्टम पूरा। तो ये सब कुछ चीज़ को बचाने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, पूरे जो नेशंस को रीडेवलप करने के लिए जो तबाही हुई थी, उससे उभारने के लिए ये सब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। अब जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, तो उस समय 50 देशों ने मिलकर साइन किया था, 50 कंट्रीज ने। अभी यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंटली 193 कंट्रीज है, 193 देश हैं। और देश भी हम लोग उसी को मानते हैं जो यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि ये इसको हम लोग देश मानते हैं, ऐसा करके। तो अभी 50 कंट्रीज हैं, 50 कंट्रीज ने तब जाके क्या किया था, साइन किया था। और उसमें इंडिया भी क्या था, उसका फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि स्थापना जब हो रहा था तो इंडिया ने भी साइन किया था 1945 में। भले ही हमको उस समय आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इंडिया भी इसमें क्या किया था, साइन किया था कि हम लोग भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ऐसे करके। अब एक चीज पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से डिफरेंट बॉडीज हैं, मतलब उसके अंग कौन कौन से हैं, या यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग 6-7 आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एक हो गया यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। अब ये काम क्या करता है, तो उतना आपको डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। ये एजुकेशन और जो साइंटिफिक और जो कल्चरल होता है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब जानते हो, तो उसका प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है, यूनेस्को का ही होता है। जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े और पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको क्या होता है, उनको संरक्षण करने का, उनको बचा के रखने के लिए क्या होता है, यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फिर उसका जिम्मेदारी किसके पास चले जाता है, यूनेस्को के पास चले जाता है कि उसको सुरक्षा देना है और उसको बचा के रखना है, ऐसे करके। फिर WHO, इसका नाम आप लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत सुना होगा। WHO ने इसको महामारी घोषित किया, कोरोना को, और कोरोना का इस वैक्सीन को मंजूरी दी, ऐसे करके। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में देखता है कि कौन सी बीमारी कहाँ पर आ रही है, उसका इलाज क्या है, या वैक्सीन बनाना है क्या है, वैक्सीन को अप्रूव करने का काम क्या है कि ये वैक्सीन कोरोना के लिए काम आएगी या और भी जो दूसरे डिजीज हैं उसके लिए। फिर वैसे ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP क्या काम करता है, तो आप लोगों को याद होगा, तो एक बताए थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI करके। तो यही जो UNDP है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा देश कितने डेवलपमेंट के स्तर पर है, कितना विकास वहां पर हो रहा है। और 3 उसके हम इंडेक्स बताए थे, LIE, ऐसे करके लाई करके याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, और एजुकेशन वहां पर कैसा है, तो कितने वहां के लोग कमा रहे हैं, वहां के लोग कितने साल जी रहे हैं किसी देश के,
और उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो इसको देखकर यूएनडीपी क्या बताता है कि किसी देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, वर्ल्ड में जितने भी लेबर्स हैं उनका एक यूनियन है, ऐसे समझ के चल सकते हो, जो लेबर्स के अधिकारों की हक की बात करता है। उनको अच्छे मजदूरी मिलनी चाहिए, अच्छे सैनिटेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, छुट्टियां मिलनी चाहिए, ये सब चीज़। वर्किंग आवर्स जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से 10 घंटे इतना होना चाहिए जितना काम किया जा सकता है। फिर यूनिसेफ एक बताए थे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि जो चिल्ड्रंस इस समय अनाथ हो गए थे उनके शिक्षा के लिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए, स्कूल के लिए, स्टडी के लिए क्या किया गया था, एक फंड बनाया गया था ताकि उन बच्चों की हेल्प की जा सके। फिर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि ये कोर्ट है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट होता है, वैसे ही ये तो किसी कंट्री के अंदर में होता है। लेकिन आईसीजे क्या है, अगर मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर कहीं विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका निपटारा करने के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए इस कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट है पूरे देश का। वैसे ही यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते रहता है। जैसे आप लोग 22 मार्च को 22 जो मार्च है, इसको हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे, हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब जो है बहुत सारे डेज वगैरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यही जो है यूएनईपी क्या करता है, सेलिब्रेट करवाता है, उसकी देखरेख करता है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो चैप्टर था ये बहुत लंबा था, तो इसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।